अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे होंगे आप? आई होप खैरियत से होंगे। तो आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो बहुत ही कॉमन हैं। जैसे आपने देखा होगा, पेट्रोल या स्पिरिट को खुला छोड़ दें। खुला का मतलब ये नहीं कि उसको बांधे रखें हम। खुला छोड़ने का मतलब ये है कि बोतल में पेट्रोल हो, उस पेट्रोल का कैप हटा दें तो क्या होगा? पेट्रोल उड़ जाएगा। क्या पर लगे हुए हैं उड़ जाएगा? नहीं, वो खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा रेडिली। तो ऐसी चीजें जो खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं बगैर किसी बॉइलिंग के, बगैर किसी हीटिंग के, बॉइलिंग नहीं, बगैर किसी हीटिंग के, तो उन सब्सटेंसेस को कहा जाएगा वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है। और वोलेटाइल लिक्विड्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहेंगे। अगर वो फोर्स वीक होगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड्स की हेडिंग देते हैं हम। Volatile liquids, those liquids which changes into gaseous readily without heating। बगैर हीटिंग के जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं फौरन से, उन लिक्विड्स को कहा जाएगा वोलेटाइल लिक्विड्स। और वोलेटाइल लिक्विड्स में क्या होगा कि दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? वीक होंगी। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसका मतलब कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वो क्या है? दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स बनाने की टेंडेंसी उनमें बहुत ज्यादा है। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। अगर उनमें वेपर्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब वो वेपर्स ज्यादा बनाएंगे, और वेपर्स ज्यादा बनाएंगे तो इसका मतलब वो वेपर प्रेशर भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दे गिव या दे प्रोड्यूस हाई वेपर प्रेशर। एग्जाम्पल में इसके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं पेट्रोल, ठीक है, स्पिरिट वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसका रिवर्स देखते हैं। इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से हैं? वो लिक्विड्स जो गैसियस में चेंज हो लेकिन हीट करने से। जाहिर सी बात है, किसी भी लिक्विड को हीट करोगे आप तो वो गैसियस में चेंज होगा। तो क्या इसकी बनेगी? दोज लिक्विड्स which change into the gaseous state with heating। जो हीटिंग से गैसियस स्टेट में चेंज हो उन लिक्विड्स को क्या कहा जाएगा? नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। और नॉन वोलेटाइल लिक्विड में क्या होगा? बिल्कुल रिवर्स कर दो। जाहिर सी बात है वो खुद ब खुद गैस में जाना नहीं चाहते। क्यों जाना नहीं चाहते? क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव लेसर टेंडेंसी, उनकी कम सलाहियत है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हों। तो दे हैव लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। अगर वेपर कम बनाएंगे तो क्या होगा, दे प्रोड्यूस लो वेपर प्रेशर। वो वेपर प्रेशर क्या प्रोड्यूस करेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हो गई बात। अब हम अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन, ठीक है, नोट करें इसको। एवापोरेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। Spontaneous change of a liquid into vapors is called evaporation। उसे क्या कहेंगे हम, evaporation कहेंगे, ठीक है। और evaporation के बारे में एक पॉइंट ध्यान में रखो कि it occurs at all temperatures। all temperatures पे evaporation होती रहती है, it occurs at all temperatures, ठीक है। अब एवापोरेशन को डिटेल में अगर हम समझें तो हमें समझना पड़ेगा कि एवापोरेशन किसकी हो रही है, एवापोरेशन हो रही है लिक्विड की। और लिक्विड में फर्ज करें ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो दे आर इन मोशन में होते हैं। वो याद रहे कि सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। Some molecules have lesser kinetic energy and some molecules have higher kinetic energy। ये पॉइंट समझ में आ गया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की सारों की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, कुछ की एनर्जी ज्यादा होगी और कुछ की एनर्जी कम होगी। तो अब क्या होगा, जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं पर भी होंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा के रहेंगे। फर्ज कर रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं इनकी एनर्जी ज्यादा है रेड कलर वाले, तो ये घूम फिर के सरफेस पे आ गए। जैसे ही सरफेस पे आ गए तो क्या था, इनकी एनर्जी वैसे ही ज्यादा है, ठीक है। दे हैव हायर एनर्जी, ग्रेटर एनर्जी। ग्रेटर एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये आ गए सरफेस पे। अब क्या होगा कि दे हैव ग्रेटर एनर्जी एंड दैट ग्रेटर एनर्जी मे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो ग्रेटर एनर्जी क्या करेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करेगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करेगी तो क्या होगा, दीज मॉलिक्यूल्स विल एस्केप द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को एस्केप करेंगे और क्या बना देंगे, गैसियस स्टेट। व्हाट दे विल गिव, गैसियस स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। और इसे क्या कहेंगे हम, एवापोरेशन कहेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे हम देखेंगे कि एवापोरेशन में मॉलिक्यूल्स क्या हुए, कौन से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ध्यान से सुनना, आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एवापोरेशन है क्या। वैसे तो आप पढ़ते होंगे कि भाई चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, नहीं, ए स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस। खुद ब खुद लिक्विड अगर गैस में जाए तो ये एवापोरेशन है।
ठीक है, हम ये कहें कि चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, दिस इज एवापोरेशन, ये आपने पढ़ी भी होंगी, आपको पढ़ाई गई भी होंगी, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, वो तो बॉइलिंग भी हो सकता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये क्या कहलाएगा? एवापोरेशन। ठीक है, ये पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे किसी और डायमेंशन में। फिलहाल इस पॉइंट को देखते हैं कि हमने क्या कहा कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सरफेस को लीव करेंगे। तो सरफेस को अगर हाई मॉलिक्यूल्स छोड़ के चले गए तो इसका मतलब पीछे जो मॉलिक्यूल्स बचे उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम, तो आपने पढ़ा होगा KMT के असम्पशन में कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर कम होने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? आप खुद ही बताओ, गर्मी के मारे लोग हैं हम, ठीक है, सताए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? एसी चलाते हैं तो एसी का टेम्परेचर हम लो रखते हैं। ऐसे नहीं कि हम 36-40 पे एसी को रखते हैं, हम रखते हैं कि भाई 26 पर या 18 पर या 16 पर। तो क्या होगा? लो टेम्परेचर रखेंगे तो उसके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के चले गए तो पीछे जो मॉलिक्यूल बचे, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो उनकी एनर्जी कम होगी तो इस वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एवापोरेशन काजेस कूलिंग। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द remaining molecules is less. रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब इट रिजल्ट्स ये रिजल्ट करेगा, इसका नतीजा निकलेगा। किस में नतीजा निकलेगा? इट रिजल्ट्स इन fall of temperature, hence cooling is produced. So it is said that, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि evaporation causes cooling। एवापोरेशन क्या काज करता है? कूलिंग काज करता है। ठीक है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एवापोरेशन काजेस कूलिंग। ठीक है, तो अब हम इसको नोट करें, तो इससे आगे की कहानी बढ़ाते हैं हम। अब देखिए, यहां मैंने कहा था कि सरफेस ऑफ द लिक्विड वाला पॉइंट हमें आगे काम आएगा। ये सरफेस से मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो अगर सरफेस ज्यादा होगी, इफ देयर इज अ ग्रेटर सरफेस, तो क्या होगा? एवापोरेशन भी ज्यादा होगा। सरफेस कम होगी तो एवापोरेशन भी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एवापोरेशन depends upon पॉइंट्स में करके लिखते हैं। पहला, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मीन्स एवापोरेशन ज्यादा होगी। Evaporation increases with surface area of liquid। ठीक है, ये एब्रीवेशन जल्दीबाजी में मैंने अपना ही बनाया है।
SAOL, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन भी ज्यादा होगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर evaporates readily, rapidly as compared to the same amount of water placed in a glass। और ये पेपर्स में रीजन आता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पिल्ड चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर या लिक्विड spilled on a floor evaporates rapidly as compared to same amount of water इन ग्लास। और ये क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो सपोज ये गिलास है, इस गिलास में ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये लिक्विड ऐसे, ये सरफेस है, ये सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है। तो अब देखें, यहां मॉलिक्यूल सिर्फ यहां पर आएंगे, यहां देखो कितनी सारी जगह है, बहुत सारी जगह है, तो इसकी एवापोरेशन ज्यादा होगी और उसकी एवापोरेशन कम होगी। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसके अलावा एवापोरेशन और किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ठीक है, तो एवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एवापोरेशन बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एवापोरेशन कम होता जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। इसके अलावा एवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है? इसके अलावा एवापोरेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो तीसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एवापोरेशन इंक्रीजेस with increase in intermolecular force। जिन लिक्विड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी वो एवापोरेशन ज्यादा दिखाएंगे, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी वो एवापोरेशन कम दिखाएंगे। सवाल इसके ऊपर आ जाता है कि विच ऑफ द following liquid evaporates readily। कौन सा लिक्विड रेडिली एवापोरेट होगा? ऑप्शन ए में वाटर है, ऑप्शन बी में हनी है, ऑप्शन सी में डाई इथाइल ईथर है, ऑप्शन डी में ऑल है। तो क्या होगा बताओ इसका जवाब? अब देखें, वाटर, हनी, तो वो जल्दी एवापोरेट होगा जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी। अब देखो यहां मैंने गलत लिख दिया, एवापोरेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज। ठीक है, विद डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये नोट कर लें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो एवापोरेशन ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स जल्दी जाएंगे। तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां है? डाईइथाइल ईथर में। ठीक है, यहीं अगर एक और हम सवाल दे दें कि एट व्हाट टेम्परेचर evaporation becomes maximum।
ऑप्शन ए में हो हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी में हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी में हो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ग्रेटर टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी एवापोरेशन। ठीक है, इसको नोट करें आप। तो फिर हम आगे टॉपिक देखते हैं। हाँ जी, तो एवापोरेशन के बाद हमारे पास है, एवापोरेशन के बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो टर्म है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में तो इसे कहा जाएगा कंडेंसेशन। और हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ एवापोरेशन। कंडेंसेशन क्या है, एवापोरेशन का रिवर्स है। तो हम हेडिंग देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बारे में हम पहला जुमला ये लिखते हैं कि इट इज रिवर्स या ऑपोजिट किसका, ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन का रिवर्स है या ऑपोजिट है। दूसरा कि ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, नहीं, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। और ये भी क्या होगा, ये भी स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि एवापोरेशन भी स्पॉन्टेनियस है तो ये भी क्या है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स जो हमने पढ़े हैं, ये दोनों टर्म्स हमें काम आएंगे हमारे टॉपिक में वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की लफ्जी डेफिनेशन बनाएं तो वेपर प्रेशर का मतलब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। जो प्रेशर वेपर लगाएंगे उस प्रेशर को क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड वेपर्स। व्हाट डू वी नीड, वी नीड वेपर्स। और वेपर्स किसके बनेंगे, लिक्विड के बनेंगे। तो हम एक लिक्विड को कंटेनर में रखेंगे और उस कंटेनर में देखेंगे, हमने अभी अभी पढ़ा था कि एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। तो हर टेम्परेचर पे होने का मतलब वेपर्स भी हर टेम्परेचर पे मिलेंगे, हर सिचुएशन में मिलेंगे। ये और बात है कि टेम्परेचर कम होगा तो वेपर्स कम मिलेंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो उन्हीं वेपर्स का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। अब हम इसको समझते हैं सिस्टमैटिकली। ठीक है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की सादा सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स या प्रेशर ऑफ वेपर्स। एक्सर्टेड हरू भरू झंझट में पढ़े हम। ठीक है, प्रेशर ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। इस लिक्विड को रख देंगे तो क्या होगा, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगे, हैं जी, दे आर चेंज इनटू गैस। तो ऐसे सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, शाम से लेकर रात हो जाएगी और फिर देखेंगे हमारा बर्तन खाली होगा। हमें क्या मेजर करना था, हमें मेजर करना था वेपर्स का प्रेशर। तो इसके लिए वी मस्ट कैप्चर द वेपर, हमें वेपर्स को पकड़ना पड़ेगा। तो वेपर्स को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, हम कंटेनर को बंद कर देंगे। ये लिक्विड है हमारे पास, यहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। कहां निकलेंगे जी, दे विल मूव टुवर्ड्स द
गैसियस स्टेट। ये समझ लें, ये जो नीचे वाला है दैट इज लिक्विड, ठीक है, और ये क्या है, दैट इज गैस। यहां हमने क्या लगा दिया, हमने यहां लगा दिया लिड, लगा दिया, कवरिंग लगा दी। तो कवरिंग लगाने की वजह से ये क्या होगा, दीज मॉलिक्यूल्स विल स्टिक देयर, ये मॉलिक्यूल्स वहां स्टिक हो जाएंगे। अब क्या होगा कि हमारे पास वेपर्स रह गए, ठीक है जी, अच्छी बात है, वेपर्स रह गए और हम चाह रहे थे कि ये वेपर्स हमारे पास मौजूद हों। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद होगा ये कि ये वेपर्स, ये लिक्विड है हमारे पास, ये गैसियस मॉलिक्यूल है और ये वेपर्स हैं। तो ये वेपर्स जो हैं, ये वेपर्स दोबारा हो सकता है सरफेस इसको खींच ले अपनी तरफ, सरफेस इसको अपनी तरफ खींच ले, तो ये दोबारा कहां चले जाएंगे, दे विल मूव इनटू द लिक्विड। ये कहां चले जाएंगे, लिक्विड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो मींस पहले हमें लिक्विड से मिली गैस, फिर हमें गैस से मिली लिक्विड, या हम यूं कहें पहले हमें मिली एवापोरेशन, फिर हमें मिली कंडेंसेशन। ये बात चलती रहेगी, चलते चलते उस मकाम पर पहुंचेगी जहां पर ये दोनों अवामिल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्या, जितनी रफ्तार से लिक्विड से मॉलिक्यूल गैसियस में जाएंगे, उतनी रफ्तार से मॉलिक्यूल गैसियस से लिक्विड में आएंगे। जितनी रफ्तार से मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में जाएंगे, उतनी ही रफ्तार से मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक किस्म का बैलेंस बन जाएगा, और इस बैलेंस को सिस्टमैटिकली कहा जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल दिस बैलेंस, वी कॉल दिस बैलेंस एज एन इक्विलिब्रियम। और यहां इक्विलिब्रियम जो बराबरी है, वो बराबरी रुकी हुई नहीं है, हरकत में है। जैसे अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, वो इक्विलिब्रियम है। अ पैराट्रूपर इज जंपिंग फ्रॉम एन प्लेन विद पैराशूट, वो भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन दोनों में फर्क है। पैराशूट वाला ऊपर से नीचे आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बुक टेबल पे पड़ा है तो टेबल पर ही पड़ा रहेगा। तो दोनों में इक्विलिब्रियम है, लेकिन फर्क है। एक इक्विलिब्रियम का साइंसदानों ने नाम रखा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी इक्विलिब्रियम का नाम साइंसदानों ने रखा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम लग रही है आपको, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब जो प्रेशर लगेगा वेपर्स का, उस प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर। दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो इसकी अब ये डेफिनेशन बन सकती है, सिस्टमैटिक डेफिनेशन, ये एज इट इज आई हुई है एमसीक्यूज में, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स when there is an equilibrium between the liquid phase। वो प्रेशर जो वेपर्स लगाएं कब, जब उनकी इक्विलिब्रियम हो किसके साथ, लिक्विड फेस के साथ हो, तो उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। या प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स when there is an equilibrium between evaporation and कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग टू द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्वाइनिंग टू द सरफेस। जितने मॉलिक्यूल निकलेंगे उतने मॉलिक्यूल आएंगे, और जिस मॉलिक्यूल को आप लिक्विड देख रहे हैं, मे बी एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल फाइंड दैट मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट, एंड द मॉलिक्यूल विच यू आर लुकिंग एट द गैसियस स्टेट, एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल फाइंड इट इन the liquid state। Why? Because there is an equilibrium। तो अब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि the pressure, बार बार मैं बोलता हूं डेफिनेशंस याद करना जरूरी है, समझ गए होंगे, लैंग्वेज टूटी फूटी होगी आप काम कर जाओगे। The pressure exerted by vapors, the pressure exerted by vapors when there is an equilibrium between, या when they are in equilibrium, when they are in equilibrium with liquid, ठीक है, when they are in equilibrium with liquid। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो, कि प्रेशर
exerted by vapors, pressure exerted by vapors when there is an equilibrium between evaporation and कंडेंसेशन। जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम होगी तो उस वक्त जो प्रेशर होगा उस प्रेशर का नाम क्या है? उस प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। समझ में आ गई बात? इसको नोट करें तो हम आगे कहानी बढ़ाएं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड इनटू गैस। तो लिक्विड इनटू गैस क्या है मेरे भाई? एवापोरेशन। ठीक है, गैस इनटू लिक्विड क्या है? कंडेंसेशन। और इस वक्त क्या होगा? जो प्रेशर होगा उसका नाम होगा वेपर प्रेशर। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? और वेपर प्रेशर में जो इक्विलिब्रियम होती है वो कौन सी होती है? द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम की नेचर कौन सी होगी? डायनामिक होगी। प्रेशर है, यूनिट कोई भी हो सकता है, और इसको मेजर किया जाता है बाय मैनोमीटर। द वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमेट्रिक मेथड इसका नाम है। राइट, ये हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ, ये दूसरे बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, मैनोमेट्रिक मेथड। यहां पे हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन पे असरअंदाज होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। नहीं, एवापोरेशन तो पढ़ लिया। वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पे असर अंदाज होते हैं? नंबर 1 हम लिख देते हैं। पहला जो फैक्टर है वेपर प्रेशर का वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो, वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा वेपर्स कौन बनाते हैं? जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? वीक हो। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैविंग वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स will give higher vapor pressure। वो वेपर प्रेशर क्या प्रोड्यूस करेंगे? ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है जी? दूसरा फैक्टर है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जाएंगे। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। टेम्परेचर कम, वेपर प्रेशर कम। देखें इन पॉइंट्स को, समझें।
आगे तीसरा जो फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। फैक्टर नंबर 3 इज नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर। अब नेचर के हिसाब से लिक्विड हमारे पास दो किस्म के हैं, एक वो जो रेडिली वेपर्स बनाए, दूसरे वो जो रेडिली वेपर्स नहीं बनाए। रेडिली कौन बनाएगा? वोलेटाइल। तो हम कहेंगे वोलेटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर प्रेशर हम पढ़ रहे थे किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो volatile liquids give high value of vapor pressure as compared to non volatile liquids। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहां पे एक पॉइंट नोट करना है हमें कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। किसका इंडिपेंडेंट है? पहला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के अमाउंट पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरा किस पे है? दूसरा भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड नहीं करता और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर जो वोलेटाइल होगा उसका थोड़ा लेंगे तो भी ज्यादा वेपर बनाएगा, ज्यादा लेंगे तो भी ज्यादा वेपर बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सलाहियत है ज्यादा वेपर्स बनाने की। सेम केस अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड लेंगे तो कम लेंगे तो भी उसकी नेचर ही नहीं है वेपर बनाने की, तो क्या होगा? वो वेपर्स नहीं बनाएगा। और दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर एवापोरेशन तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, एवापोरेशन बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। नहीं, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी एवापोरेशन हो रही है, तो आपकी बात सही है, लेकिन आधी। यहां पर सिर्फ एवापोरेशन नहीं होती, कंडेंसेशन भी होती है। अगर एवापोरेशन बढ़ेगी तो उसको काउंटर करने के लिए कंडेंसेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एवापोरेशन जितनी बढ़ेगी कंडेंसेशन उतनी बढ़ेगी, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसको नोट करें तो हम आगे चलें। हाँ जी, तो हमने एवापोरेशन पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, वेपर प्रेशर पढ़ा, अब पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, इस वजह से मैंने इनको एक ही लेक्चर में पूरा करने की कोशिश की है। तो जब गर्म करेंगे हम चीज़ों को, लिक्विड्स को, तो वो वेपर्स बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर डेवलप होगा। जैसे वाटर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीट करेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर बनेगा कितना? 53 टॉर बनेगा। और गर्म करोगे और वेपर्स ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। हमने पढ़ा था इसलिए कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जब ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा तो वेपर प्रेशर हो जाएगा 634-635 टॉर के अराउंड। और जब ये हीट करके आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 760 टॉर।
760 टॉर आप लोगों ने पहले ही सुन रखा है। कहाँ सुना है कि भाई एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो हमारे ऊपर होता है वो कितना होता है, 1 atm या 760 टॉर। लेकिन वो तो एटमॉस्फेयर का था, ये किसका प्रेशर है, ये लिक्विड का प्रेशर है। तो जब लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो अब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और इसी टेम्परेचर का नाम साइंसदानों ने रखा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक, जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब हम हेडिंग देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं अ टेम्परेचर वेयर अ लिक्विड बॉइल्स, अ टेम्परेचर वेयर अ लिक्विड बॉइल्स। ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉयल हो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन ये है कि अ टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ द liquid become equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और ये हम एक जर्नलाइज स्टेटमेंट हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, ये हमने पढ़ रखा है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। वाटर का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर vapor pressure is 53.3 torr. At 95 degree centigrade vapor pressure is कितना है, वेपर प्रेशर है भाई 634 टॉर। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर इज कितना, हाँ भाई कितना 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 760 टॉर। और ये कौन सी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज व्हाट, एग्जैक्टली आ रहा विजिबल, एग्जैक्टली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो लिक्विड बिगिंस टू बॉयल, लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और इसी का नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो आमतौर पे इसको नोट करें आप, आमतौर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक सिचुएशन है कि वो सिचुएशन जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो उस सिचुएशन का, उस कंडीशन का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। राइट, समझ में आ रही बात? तो यहां पे
आमतौर पे हम कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं या कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm और 760 टॉर। तो जब when the atmospheric pressure is 1 atm माना 760 टॉर, जो भी कन्वर्जन इसका हो, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, पॉइंट इज नॉन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उस बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे हम? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है या 760 टॉर होता है या 14.7 psi होता है, तो उस टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे हम? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे पास लिटरेचर में जितने भी बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे नॉर्मल हैं। हम कहते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100, तो माना नॉर्मल है। इथेनॉल बॉइल्स एट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बॉइलिंग है, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब हम फैक्टर्स पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। लिक्विड इज चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट। तो लिक्विड गैसियस में चेंज होगा, इसका मतलब लिक्विड की फोर्स ब्रेक होगी तो ही गैसियस स्टेट डेवलप होगी, गैसियस स्टेट बनेगी। तो मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का लाजमी रोल आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ अब आप खुद ही फैसला करो कि डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए या इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। तो डायरेक्ट रिलेशन के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with increase in intermolecular force। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इससे रिलेटेड एक सवाल आ जाता है अभी कि which of the following is expected to have high boiling point? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है? ऑप्शन ए में मैं लिखता हूं CH3CH2OH। ऑप्शन बी में लिखता हूं मैं CH3CH2Cl। ऑप्शन सी में हम लिखते हैं CH3CH2CH2CH3 और ऑप्शन डी में लिखते हैं ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां देखें, बॉइलिंग पॉइंट अगर मालूम करना हो तो तलाश पहले ये किया करो कि कहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आपको ढूंढने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ढूंढना पड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि जब हाइड्रोजन लगा हुआ हो किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन लगा हुआ हो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन लगा हुआ हो नाइट्रोजन के साथ। ऐसी कनेक्टिविटी जहां भी दिख जाए समझ जाओ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां देखो, तो ये जवाब होगा। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? आगे चलते हैं। दूसरा फैक्टर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद, दूसरा फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब देखें 634 पे, इधर देखें
जब हमने 95 पर हीट किया तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 634। ये बॉयल नहीं हुआ। क्यों बॉयल नहीं हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 था, ये उसके बराबर नहीं हुआ। सेम केस 53.3 पे ये बॉयल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था। समझ में आ रही है बात या नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, लेकिन यहां हमने रखा 760। ध्यान से सुनना, अहम कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। अगर ये 760 की जगह मैं 800 कर देता तो बताओ क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता या नहीं? यस या नो बताओ। हाँ भाई, होता नहीं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 634 कर दूं तो 95 पे बॉयल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में घटा के 53.3 टॉर कर दूं तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि बॉइलिंग पॉइंट वेपर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करोगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वेरीज डायरेक्टली विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह हरूबरू जुमला मैंने घुमा के लिखा है, वरना इसका मतलब यही है कि वेपर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस का तनासुब कम होना शुरू हो जाता है। अगर गैसेस कम होंगी तो गैस ही लगाती हैं प्रेशर। जैसे आप चांद पे चले जाओगे या दूसरे सैयारों पे चले जाओगे, जाके देखना, ठीक है, तो वहां पर गैसेस नहीं होती तो प्रेशर भी नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब जैसे जैसे जमीन से हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और यही होता है कहां? पहाड़ों की चोटियों के ऊपर। ठीक है, उन ऊंचाइयों के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो मींस एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई वाली जगह, एट हायर एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस है तो क्या होगा? हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लो, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ध्यान से देखो, उसके अंदर एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो अगर वो आप खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो खाना बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? इधर एक दफा दोबारा देखें कि भाई अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 53.3 टावर हो तो भी बॉयल होगा, 634 हो एटमॉस्फेरिक तो भी बॉयल होगा, 760 टावर हो तो भी बॉयल होगा, या अगर आगे मैं कोई 800 लिख दूं तो भी बॉयल होगा। लेकिन इन सारे बॉइलिंग्स में डिफरेंस होगा। कौन सा डिफरेंस होगा? एक जगह 40 है, दूसरी जगह 95 है, तीसरी जगह 100 है। तो ये जो क्या है? दिस इज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर गिव्स यू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो वाटर दिखाई आपको बॉयल ही दे रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 40,
53 कर लो तो 40 पे वाटर आपको बॉयल दिखाई दे रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर कर लो तो 100 पे भी वाटर बॉयल दिखाई दे रहा होगा। बोथ अपीयर बॉइलिंग, लेकिन दोनों का जो एनर्जी कंटेंट है वो सेम नहीं होगा, चेंज होगा। इस बॉइलिंग वाटर में हाथ लगाओगे तो जलोगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जलेंगे? क्योंकि हम टेम्परेचर 45 46 तो बर्दाश्त करते हैं, ये हमें इतना फील नहीं होगा। लेकिन वही उंगली अगर बॉइलिंग दिखाई, दोनों बॉइलिंग दे रहे होंगे, इसमें डालोगे तो फिर चीखें निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। तो यही एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हमारे पास गोश्त हो, चिकन हो, उसके क्यूब्स को हमने डाला कहां? K2 की चोटी पर। K2 की चोटी पर पानी में डाला, उसको पकाने के लिए हमने रख दिया, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट कम तो खाना बनने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एट हायर एल्टीट्यूड atmospheric pressure is less, hence boiling point is low, so the food takes longer time to cook। जैसे ब्रैकेट में हम लिख दें K2 का पाकिस्तान, ठीक है। और सेम केस प्रेशर कुकर आपने सुना होगा। प्रेशर कुकर में यही खाना जल्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मिसाल के तौर पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो अब बॉइलिंग पॉइंट 150 हो जाएगा। तो 150 वाले में हीट कंटेंट ज्यादा होगा तो वो चीजों को जल्दी गला देगा। तो ऑन कंट्ररी food is cooked quickly in pressure cookers due to atmospheric due to यहां पे due to increased atmospheric pressure, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इस पे हम एक सवाल देख लेते हैं, नोट करें इसको आप। If the atmospheric pressure is 900 torr, the boiling point of water may be 100 degree centigrade, 90 degree centigrade, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 900 टॉर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, देखो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया है तो अब क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया है तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल कितना है? 100, नॉर्मल से बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल से बढ़ जाएगा मीन्स ये क्या हो जाएगा? 150। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट करो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तीसरा हमारे पास अब आती है इसकी एप्लीकेशन, कि इसका क्या फायदा है। अब देखें, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डीकंपोज होते हैं। देयर आर सर्टेन लिक्विड्स विच डीकंपोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या वो हमें लिक्विड में नहीं मिलेंगे? अब आप सोचें, बीइंग अ केमिस्ट यू हैव टू थिंक। जैसे ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्लिसरीन 290 पर ही डीकंपोज होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ग्लिसरीन लिक्विड में कन्वर्ट हो
तो क्या हम उसको लिक्विड बना सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 290 पे जैसे ही आप पहुंचोगे तो बजाय वो ग्लिसरीन लिक्विड में जाए, वो ग्लिसरीन डीकंपोज हो जाएगा। डीकंपोज का मतलब उसकी कंपोजिशन चली जाएगी। कंपोजिशन जाने का मतलब इट विल नो मोर बी अ ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन नहीं होगा। तो इसको मसले को हल कैसे किया जाए? इस मसले का हल यही है कि आप लेक्चर देखो, ठीक है। इस मसले का हल ये है कि हम क्या करेंगे कि हम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फिक्स नहीं, वो टूटता किस वजह से? बॉइलिंग की वजह से नहीं टूटता, वो टूटता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से। अगर हम समहाउ उस 290 डिग्री सेंटीग्रेड को कम कर दें तो क्या होगा? वो टूटने से बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक किस्म का एडवांटेज है कि एप्लीकेशन, यहां पर हम लिखते हैं कि सम लिक्विड्स decompose at their boiling point। कुछ लिक्विड डीकंपोज होते हैं कहां? खुद के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सो देयर decomposition is avoided। कैसे अवॉइडेड? बाय बॉइलिंग देम एट रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उनको रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बॉयल भी हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं। जैसे ग्लिसरीन बॉइल्स एट 290 डिग्री सी, मीन्स जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो? 760 टॉर। एंड ऑल्सो decompose at the same temperature। मसाला हो गया, उसी टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगी। तो अगर हम इसको बॉइलिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउएवर इट्स डीकम्पोजिशन इज अवॉइडेड। इसकी डीकंपोजिशन अवॉइड की जाएगी। कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करके। इट्स डीकंपोजिशन इज अवॉइडेड बाय डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 250 टॉर। एंड अब बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसके लिए खतरा एटमॉस्फेयर, इसके लिए खतरा बॉइलिंग नहीं था, इसके लिए खतरा था टेम्परेचर वहां जहां पे वो बॉयल हो रहा हो। तो इसके लिए था 290 कब था? जब 760 टॉर था। अब हमने 50 कर दिया तो 290 नहीं होगा, उससे कम होगा। तो वो कितना होगा? इट बॉइल्स एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये हमने क्या किया? लिक्विड को बॉयल भी कर दिया और उसको तोड़ने से भी बचा लिया। समझ गए बात को? तो हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ, ये करेक्शन कर लो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या करेंगे? इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करें। हाँ जी, तो ये एमसीक्यूज हैं, कुछ देखें। नंबर 1, in order to raise the boiling point of water up to 110 degree C, the external pressure should be। तो हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। नॉर्मल है 100, ये है 110, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ गया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 760 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 760 एंड 200 टॉर। अगला देखो, एवापोरेशन इज डैश प्रोसेस। तो एवापोरेशन काजेस कूलिंग, हीटिंग, एक्सोथर्मिक। नहीं, एवापोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है। तो इसका जवाब होगा ये। अगला सवाल देखो, When a liquid is heated, more molecules acquire। जब लिक्विड को हीट करते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या अक्वायर करते हैं? डिक्रीज्ड Ke, सेम Ke, इंक्रीज्ड Ke या नन ऑफ दीज? तो जब हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, एट 95 डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज। अब देखो 95 डिग्री सी है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 और उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर। तो ये 800 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 50 ये बहुत कम है, ये हो सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी इज। देखो बहुत ही कम टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर कम होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जवाब क्या होगा? ये 20 टॉर। अगला सवाल देखो, द 3 लिक्विड्स 1, 2 and 3 with vapor pressure VP1, VP2, VP3 respectively are kept under similar conditions। 3 लिक्विड्स हैं 1, 2, 3, वेपर प्रेशर हर किसी का अलग अलग दिया गया है, बताया गया है कि 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3। तो बताएं किसका कौन आसानी से बॉयल करेगा? मैंने आपको बताया था जो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो खुशी से, शौक से जाना चाहता है वेपर्स में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब वो जाना नहीं चाहता लिक्विड वेपर्स में, हमें उसे जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखें क्या होगा जवाब? वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये शॉक से बॉइलिंग पॉइंट, शॉक से बॉयल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे पहले बॉयल ये होगा और आसानी के साथ होगा, तो इसका जवाब होगा ये। ठीक है, हो गया जी। अगला सवाल देखें, इक्वल अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड इज पोर्ड इनटू 3 सिमिलर कंटेनर्स। मींस इक्वल अमाउंट है, उनको 3 डिफरेंट कंटेनर्स में रखा है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। 1 का टेम्परेचर T1, 2 का टेम्परेचर T2, 3 का टेम्परेचर T3। और टेम्परेचर में देखो तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? इस 3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो सवाल क्या कहता है कि विच विल हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और किसका टेम्परेचर ज्यादा है? कंटेनर T3 मींस कंटेनर 3 का, तो इसका जवाब होगा ये। अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड। कौन सी कंडीशन है लिक्विड के बॉयल होने के लिए? ए, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मस्ट बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स 0, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स यूनिटी, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने पढ़ा है कि बॉयल कोई चीज कब होती है? जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखें, द लोअर द बॉइलिंग पॉइंट द डैश इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, वीकर होगी, वीकेस्ट होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? कम है, लेस है। तो इसका जवाब होगा वीकर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम माना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। आगे देखें, एज प्रेशर डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। हमने अभी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कौन सा रिलेशन है? इसमें
बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में? डायरेक्ट। अगर वेपर प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अगला सवाल देखें। लिक्विड्स विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी, कंटेन लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इजीली एवापोरेट, कैन नॉट डिफ्यूज, फ्रीज इजीली। जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो वो क्या होगा? वो आसानी से एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला आसानी से एवापोरेट हो जाएगा, तो इसका जवाब होगा बी। अगला सवाल देखें। वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय टेकिंग द डिफरेंस इन लिक्विड प्रेशर एंड, किसके बीच में डिफरेंस लिया जाएगा? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखें इसको, समझें सारे एमसीक्यूज को। पहले हमने कुछ 13-14 के 12-13 के अराउंड एमसीक्यूज किए, कुछ और हैं ये। सवाल है कि अ पर्सन लिविंग इन मरी ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग वेपर प्रेशर, विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एट हाई एल्टीट्यूड, मरी में है बंदा, उसको खाना बनाने में ये ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसने ऑब्जर्वेशन की। क्या उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है? प्रेशर डिक्रीज हो गया है, प्रेशर इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, या टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो हमने पढ़ा था कि हायर अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, खाना बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगला सवाल देखें, इंटरेस्टिंग सा है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन 4 सिटीज, कराची, लाहौर, कोयटा और हैदराबाद, उनके ये प्रेशर्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। Based on the data, order in which water will boil is starting the earliest in these cities. अब देखें, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सबसे जल्दी वाटर कहाँ बॉयल होगा? जहां प्रेशर सबसे कम हो। तो सबसे कम प्रेशर कहाँ है? यहाँ पे। तो पहले नंबर पे ये आएगा, मीन्स 3, ये 1 हो गया। उसके बाद प्रेशर देखो कहाँ है? ये है, ये 2 होगा। उसके बाद प्रेशर देखो कहाँ है? ये 3 होगा। उसके बाद ये 4 होगा। तो ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा? पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरेस्टिंग सवाल था। आगे देखें। इफ नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटीज कंटामिनेट द लिक्विड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक पॉइंट जहन में रखें कि impurities increases the boiling point. Impurities boiling point क्या करती हैं? increase करती हैं। इसीलिए boiling point is a criteria, boiling point is a criteria for प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स। जो प्योर लिक्विड होगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉयल हो जाएगा। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी डली हुई है तो वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखें। 1 atm द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 1 atm मीन्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पे वाटर कितने पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ये सवाल देखें। ये सवाल एंट्री टेस्ट में आया हुआ है एज इट इज। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज। तो उस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? एक्सटर्नल प्रेशर होता है 1 atm।
लास्ट क्वेश्चन, और उसमें लीस्ट भी है। द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी, और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ है? ईथर में है, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिनोल में भी है, इथाइलिन ग्लाइकोल में भी है, तो ईथर इज द लोवेस्ट बॉइलिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए एवापोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ठीक है, और हमने वेपर प्रेशर डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमारे टेक्स्ट बुक से भी, ओ लेवल ए लेवल से भी, फेडरल से, उससे फेडरल से तो नहीं, पंजाब बुक से, जिसको गलती से सारी दुनिया फेडरल कहती है। ठीक है, तो उससे हमने किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।